तो आज की क्लास में हम भारत में जो प्राथमिक विदेशी शासन आरंभ हुए थे उनकी बात करेंगे। ठीक है। देखिए, विदेशी शासनों की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः हमारे मतलब जहन में एक ही बात आती है कि अंग्रेज आए होंगे, पुर्तगाली आए होंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले से भारत में या फिर किसी भी विश्व के किसी भी क्षेत्र में आक्रमण होते रहे हैं। तो भारत में आक्रमण के क्रम को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हिंद यमन जो आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत में आक्रमण किया था। ये कहाँ के निवासी थे? तो देखिए, बैक्टीरिया और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से आए थे। इनके जो प्रसिद्ध शासक हैं, जो आक्रमणकारी हैं, उनका नाम देखिए, मिनांडर का नाम सुना होगा आपने, है ना। और राजधानी थी इनकी शालकोट। शालकोट भारत में। ठीक। फिर दूसरे नंबर पे जो आए थे, शक आए थे। इनकी जो राजधानी, ये सॉरी, इनका जो मूल निवास स्थान था वो सीरिया था, ईरान था। आप जानते हैं सीरिया ईरान कहाँ पर है। और इनके जो मुख्य शासक थे, जिनका नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है नहपान। ठीक है। पश्चिम भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था। और महाराष्ट्र में, अब आपको पता ही है भारत के पश्चिम में क्षेत्र कौन सा है, तो महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक। फिर है पल्लव आए थे, जो पार्थियाई कहलाते हैं। और इनका जो प्रमुख स्थान था पार्थिया के नाम से, पार्थिया था। और ईरान मुख्य स्थान इनका था। ठीक। तो शकों का स्थान भी सीरिया ईरान था, और पार्थियाओं का स्थान या पल्लव का स्थान भी क्या था आपका? पार्थिया और ईरान था। इनके प्रमुख जो शासक हैं वो गोंडो फर्नीज नामक एक राजा थे। और बेलग्राम जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर इनके विशाल सिक्के मिले हैं। इसका मतलब इनका जो राज्य था वो यहाँ रहा होगा। कुषाण एक बहुत प्रसिद्ध शासक है। इस क्रम में आप लोग जानते ही हैं, ये चीनी और तुर्किस्तानी क्षेत्र के थे। कनिष्क, सॉरी, कुषाण वंश है। कनिष्क इसका एक बहुत फेमस शासक है। और कल बताया था आपको मैंने, इसी के समय में चौथी बुद्ध संगीति हुई थी। उज्जैनी इनका प्रमुख क्षेत्र था जहां पर इन्होंने राज किया, और वर्तमान में इसको हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। ठीक है। और पुरुषपुर में भी इन्होंने किया, जिसको हम पेशावर नाम से जानते हैं। तो ये कुछ विशेष नाम है, विशेष वंश है जिन्होंने आकर के भारत में आक्रमण किया। तो क्रम देख लीजिए, हिंद यवन, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। ये क्रम आपसे परीक्षाओं में पूछा, तो ये क्रम है। ये क्रम आप देख सकते हैं, हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। अब हम स्टार्ट करते हैं शकों से। हम पढ़ क्या रहे हैं तो बता देता हूं आपको मैं। हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मौर्य काल तक पढ़ लिया है। अब मौर्य काल के बाद का हम समय जो है उसको देख रहे हैं, जिनमें पहले हमने पुष्यमित्र शुंग के बारे में जाना, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें थी। और अब हम भारत पर जो विदेशी आक्रमण थे उनको पढ़ रहे हैं। ठीक। तो शकों का देखते हैं, शकों का वर्णन है इसमें। इनकी 5 शाखाएं थी। देखो, पहले आक्रमणकारी यवन, हिंद यवन थे, उनका भी वर्णन आगे आ जाएगा आपका। इस डॉक्यूमेंट के क्रम में शक आ रहा है, पहले तो इसको आप पढ़ लीजिए, फिर हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है। जहां पर भी मिनांडर आएगा, मिलिंद आएगा, वो आप लोगों के लिए क्या है? हिंद यवन आक्रमणकारी है। इनकी 5 शाखाएं थी, जिसकी राजधानी भारत व अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में बनाई गई थी। ओके। तो 57 से 58 ईसा पूर्व के समय में उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य ने शकों को बुरी तरह से पराजित किया है, इस बात के प्रमाण मिलते हैं। और इस उपलक्ष्य पर विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था। ठीक है। तो याद रखना है, विक्रम संवत कब चलाया गया? तो 57 ईसा पूर्व में चलाया गया, 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था? क्योंकि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने शकों को पराजित किया था इस समय, इस वजह से इन्होंने ये चलाया। और भारत में शकों को क्षत्रप कहा जाता था। अब शकों के राजा हम पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले है रुद्रदामन प्रथम। तो रुद्रदामन प्रथम कौन थे? कुछ ही समय पहले आपको मैंने जूनागढ़ अभिलेख बताया था। ठीक है ना। तो वहां पर मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो रुद्रदामन प्रथम है, वो उन्होंने वो हाथी गुम्फा अभिलेख बनाया था। ठीक। जूनागढ़ अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख तो खारवेल ने बनाया था, राजा खारवेल ने।
यह शकों के सर्वाधिक विख्यात शासक थे। हम पूरा क्रम नहीं पढ़ेंगे, हम जो विशेष जो शासक है उनके बारे में चर्चा करेंगे, बस हो गया। कारण ये है कि समय कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा है अभी आगे। इसने 150 ईस्वी में गुजरात जिले के गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया, और इस अभिलेख से किसके साक्ष्य मिलते हैं? मौर्य वंश के साक्ष्य मिलते हैं। अशोक की जो विजय है ना, इनके साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। आपको मैंने बताया भी था जब हम अशोक पढ़ रहे थे। और ये अभिलेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत भाषा में व काव्य शैली में है। ठीक, लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। भाषा है संस्कृत और शैली क्या है? काव्य। सौराष्ट्र गुजरात के काठियावाड़ में, सिंध के साथ साथ कोंकण तथा नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात में फैला हुआ था। तो रुद्रदामन प्रथम का जो शासन था वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, है ना। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। प्रश्न ये आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सॉरी चैट बॉक्स जो आपका उसमें आंसर दीजिए फटाफट, मैं बाद में चेक करूंगा इसको। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, ये आपने आंसर देना है, और ये झील कहाँ है ये भी बताना है। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, जो कि सौराष्ट्र के गिरनार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो सुदर्शन झील कहाँ है? सौराष्ट्र में है। और किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप विशेष कर याद करिएगा। तो ये आंसर देने की जरूरत नहीं है आपको, अब तो आंसर आपके सामने आ गया है, रिकॉल कर लिया हो तो अच्छी बात है। कि इसका सर्वप्रथम निर्माण चंद्रगुप्त के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा कराया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? हम पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त ने करवाया था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में पुष्यगुप्त द्वारा करवाया गया। तो आप जानते ही हैं कि अगर मोदी जी के शासन में, अगर अमित शाह या कोई भी मंत्री कोई काम करता है तो उसमें मोदी सरकार का ही नाम आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको चंद्रगुप्त का श्रेय, को इसका श्रेय मिल जाता है। करवाया इसका निर्माण किसने था? पुष्यगुप्त ने। यह संस्कृत भाषा का प्रेमी था, व्याकरण व राजनीति, संगीत व तर्कशास्त्र का पंडित था। कौन? रुद्रदामन प्रथम। तो रुद्रदामन प्रथम जो था वो शक शासक है, बहुत प्रतापी है। उसने जूनागढ़ अभिलेख बनाया है गिरनार पर्वत पर, और उसी ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी कराया है, रिनोवेशन भी कराया रखा है। और वो खुद बहुत विद्वान था, जो कि संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। व्याकरण, राजनीति, संगीत, तर्कशास्त्र सब में वो पारंगत था। मालवा के अंतिम शासक मालवा के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय थे, को चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया था। ठीक है, तो रुद्र तृतीय को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हरा दिया गया था, पराजित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से मालवा पर मौर्य वंश का शासन हुआ। प्रथम बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र, यानी कि व्याघ्र मतलब होता है, व्याघ्र संस्कृत का शब्द, तत्सम शब्द है, इसको बोलते हैं हिंदी में बाघ। आप लोग के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कल आपको पढ़ाया था मैंने तद्भव तत्सम। तो व्याघ्र जो है वो तत्सम शब्द है संस्कृत का, और इसको हिंदी में बाघ कहते हैं। शैली में चांदी के सिक्के चलाए। तो किस शैली में चलाए चांदी के सिक्के? व्याघ्र शैली में। अब आते हैं हम कुषाण वंश की तरफ। तो कुषाण वंश में देखिए कनिष्क सबसे प्रतापी शासक है। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जो जो बहुत प्रमुख है हम उस पर ही चर्चा कर रहे हैं, बहुत डिटेल हम कहीं पर नहीं जा रहे हैं। कनिष्क 78 से 105 ईस्वी तक इनका शासन चला है, और भारत में इन्होंने स्वर्ण के सिक्के चलाए। ठीक है, अब भारत में स्वर्ण के सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो बिम्ब कटफिसेस को जाता है। ठीक है, कुषाण के प्रमुख शासक कौन कौन थे? देखो, कुजुल कटफिसेस, ठीक, जिसको भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाता है। देखो, कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक है भारत में। बिम्ब कटफिसेस, ये नाम याद रख लेना आपने, इन्होंने सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। ठीक है, स्वर्ण के सिक्के। इसके बाद इसकी राजधानी पुरुषपुर में थी। किसकी? कनिष्क की। पुरुषपुर कहाँ है? पेशावर में पड़ता है। ठीक है, पेशावर कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। पुरुषपुर में 40 फीट ऊंचा और 13 मंजिलों की एक मीनार बनाई थी। तो इतनी ऊंची, आप सोचिए कि 40 फीट कितना ऊंचा होता होगा ना। ठीक है,
40 फीट ऊंची 13 मंजिलों की एक मीनार इन्होंने बनाई थी, जिसके ऊपर विशाल लोह शस्त्र स्थापित किया गया था ताकि इनके राजधानी की क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। आप लोग जानते ही हैं कि पहले के समय में आक्रमण के खतरे हुआ करते थे, इसलिए लोग अपने सुरक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण करते थे। यहाँ पर संगाराम विहार भी स्थित है, जिसे कनिष्क का चैत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो कनिष्क का चैत्य किसे कहा जाता है, तो संगाराम विहार को कहा जाता है। तो वैसे तो सामान्यतः इतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है नहीं, बट फिर भी आप नोट कर सकते हैं। कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरकप नामक नगर की स्थापना की। देखो, कोई भी अगर राजा कोई नगर की स्थापना कर रहा है तो वो आप इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद कर लीजिएगा। कश्मीर में कनिष्कपुर और तक्षशिला में सिरक सिरकप। ठीक है, तो कश्मीर और कनिष्क का बहुत बड़ा संबंध, बहुत पुराना संबंध है। आपको बताइए कनिष्क ने जो चौथी बौद्ध संगति करवाई थी वो भी कश्मीर में ही हुई थी आपकी। ठीक है, तो इसलिए कश्मीर में कनिष्कपुर कनिष्क के नाम से और तक्षशिला में सिरकप नामक नगर की स्थापना कराई थी। इसने राजगद्दी पर बैठते समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। तो शक संवत किसने चलाया था? शकों द्वारा चलाया गया था। शकों के राजा थे कौन? कनिष्क, उनके द्वारा शक संवत चलाया गया था। किस उपलक्ष्य पर चलाया गया था? कि जब इन्होंने जब गद्दी पर ये बैठे तो इन्होंने शक संवत चलाया था। ठीक, विक्रम संवत कब चलाया गया था? प्रश्न है आप लोगों के लिए, अभी अभी मैंने आपको भेजा था चैट बॉक्स में, देखिए। तो 57 ईस्वी में विक्रम संवत चलाया गया था। ठीक है, अब इस समय विक्रम संवत और शक संवत में से किसको भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है? तो देख लीजिएगा, भारत सरकार द्वारा शक संवत को मान्यता दी गई है, क्योंकि शक संवत विक्रम संवत के बाद चलाया गया है। इसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन, अभी अभी बताया था आपको मैंने, कई बार बता भी दिया है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था, और ये आयोजन कश्मीर में कराया गया था। कश्मीर के भी कुंडल वन बिहार में ये करवाया गया था। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। देखो, हर संगीति के अध्यक्ष जरूर आप याद रखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। इस बौद्ध संगीति में एक बहुत महत्वपूर्ण, जो कह सकते हैं कि विघटन हुआ था, वो हुआ था आपका महायान और हीनयान में। बौद्ध संगीति दो भागों में टूट गई थी, महायान और हीनयान में। अब इनमें से एक जो पंथ था वो सांसारिक जीवन में रहते हुए बौद्ध नियमों का पालन करने पर ज्यादा विश्वास करता था, जबकि दूसरा जो पक्ष था वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था। ठीक है, इसकी राज्यसभा में नागार्जुन, जिनका नाम आपने कई बार सुना भी होगा, ठीक है, प्रखंड विद्वान जो कहलाते हैं आपके, और चरक, चरक को भी हम क्या बोलते हैं? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं एक प्रकार से। तो चरक और नागार्जुन दो इनके समय में प्रखंड विद्वान थे। तो याद रख लेना है, ये भी पूछा था। देखो, किसी भी राजा के दरबार में कोई अगर बहुत महान विद्वान रहा हो जो बहुत फेमस है, तो उसका संबंध पूछ लिया जाता है कि चरक का संबंध किससे था? तो चिकित्सा से था। ठीक, किसके समय में ये राज दरबार में रहा करते थे? तो ये या दरबारी चिकित्सक थे, तो ये किसके समय में थे? कनिष्क के समय में थे। ये चीजें जो हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। देखिए, थोड़ा सा क्रम टूटा है यहाँ पर, क्योंकि पढ़ाते समय थोड़ा सा मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा। एक्चुअल में सिकंदर का आक्रमण तो मुझे तब पढ़ा देना चाहिए था जब धनानंद हम पढ़ रहे थे, क्योंकि उसी के समय में इसका आक्रमण हुआ था। लेकिन क्योंकि हम एक फ्लो में पढ़ रहे थे, तो ऐसे क्या होता है ना, कई बार मिसमैच हो जाता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बाद में पढ़ाने का विचार किया। बट कोई बात नहीं, अभी तक आपने जो पढ़ा है अब उसको थोड़ा सा आप क्या करें, समेट लें अलग से। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सिकंदर। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? उत्तर है इसका, और ये उत्तर आप सभी को पता होता है, 325 ईस्वी ईसा पूर्व में। ठीक है ना, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। सिकंदर कौन था? तो मैसेडोनिया का शासक था ये, और बाद में ये मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर महान के संबंध में ज्यादा तो बताने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग खूब पढ़े होते हैं, आपको खूब जानकारी होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें जानना जरूरी होगा।
336 ईस्वी पूर्व में या ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठने के उपरांत इसने काबुल और सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप याद कर लेंगे। सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना किसने की, अगर कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कि सिकंदर महान ने की। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा ना कि सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना कहाँ की गई, तो ये आप फिर उत्तर इसका देने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि संकोच करेंगे, या फिर आपको शायद याद ना हो तो याद रख लीजिएगा कि काबुल और सिंध के बीच में इन्होंने इसकी क्या की, स्थापना की। तुर्की जो कि एशिया का कह सकते हैं कि एक प्रकार से बॉर्डर है यूरोप के साथ, एवं ईरान पर भी विजय इन्होंने प्राप्त की। प्रदान की नहीं होगा, ये प्राप्त की है, ठीक है ना। विजय प्राप्त की, प्रदान की नहीं होगा, ये प्राप्त की होगा, ठीक है ना। और 326 ईसा पूर्व में ये भारत की ओर चल पड़े। लेकिन भारत की तरफ आते हुए अरस्तु ने इन्हें सतर्क करने का प्रयास किया था। मतलब इसलिए सतर्क नहीं किया था कि भाई भारत में बहुत ही महान शासक बैठे हुए हैं और वो तेरे को हरा देंगे। इसलिए किया था कि भारत बहुत दूर था और काफी सारी नदियां पार करके ही इंसान भारत आ सकता था, है ना। सैंधव घाटी सभ्यता पर आपने पढ़ा कि सिंधु की 5 सहायक नदियां थी, तो इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनको पार करना, वो भी पहाड़ियों के, है ना, समय में, तो इतना संभव नहीं था। तो इसलिए इन्होंने मना किया था। बहरहाल आपको ये जानने की आवश्यकता है कि सिकंदर महान के जो गुरु थे वो कौन थे, अरस्तु थे। और अरस्तु तो आपने बीएड सबने किया हुआ है ऑलमोस्ट, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होता है एरिस्टोटल के बारे में। यथार्थवाद के भी ये प्रोफाउंडर माने जाते हैं, रियलिज्म के, ठीक है ना। और बहुत सारी विज्ञान जो है या बहुत सारे विषय जो है उनका, इनको जनक भी कहा जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो भारत आक्रमण के दौरान झेलम नदी के किनारे तत्कालिक पंजाब प्रांत के राजा पोरस के साथ इनका युद्ध हुआ, जो कि वितस्ता नामक स्थान पर हुआ। तो वितस्ता का युद्ध बहुत फेमस है, क्योंकि ऐसा लिखा है इतिहासकारों ने कि वैसे तो राजा पोरस हार गए थे, लेकिन राजा पोरस ने सिकंदर की जो सेना थी उसको दांतों चले दांतों तले वो क्या बोलते उसको, चने चबा दिए थे, ठीक है। अब मतलब यह है कि बहुत ज्यादा इन्होंने टफ टक्कर उनको दे दी थी। अब उसका कारण ये भी है कि सिकंदर की सेना बहुत थक भी चुकी थी और पोरस जो थे वो उन्होंने हार नहीं मानी। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि सिकंदर बहुत महान था, ये बात सब तक पहुंच चुकी थी भारत में जब सिकंदर आ रहा था कि भैया इससे जीतना नामुमकिन है, बिल्कुल अपनी मौत को स्वीकार करना है, मतलब समझ लीजिए आप। तो जो पोरस था, इससे पहले कई सारे राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी बिना लड़ाई, लेकिन पोरस ने अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन युद्ध किया। इस वजह से सिकंदर काफी इनसे प्रभावित हुए और इनको जीतने सॉरी हारने के बाद भी इनको इनका राज्य वापस लौटा दिया और इनसे मित्रता कर ली। देखो, हरा भी दिया और उसके बाद राज्य भी लौटा दिया और मित्रता भी कर ली, सिर्फ इस बात से कि भाई ये एक थोड़ा सा अच्छा आदमी है, कि मतलब कि जो लड़ने का दम रखता है, ठीक है। बाकी जो हार गया पहले से ही, कहते ना, हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है, इस तरह से। इसके पश्चात सिकंदर ने ग्लोक निकाय तथा जाट जातियों को पराजित किया, किंतु उसकी सेना अत्यंत थकान और क्षति के कारण आगे बढ़ ही नहीं पाई। अब क्या होगा भैया, अब अगर आप खुद सोचिए, पैदल चलना है, घोड़े में चलना है, कितना चल लेगा इंसान पहाड़ियों के रास्ते में, वो भी, है ना, नदियां पार करनी है, कितना थकान लगती है। जब नदियां पार करनी होती है तो घोड़े में नहीं चलता इंसान, फिर तो थोड़ा सा उसको अपने वो भी करने पड़ते हैं, प्रयास भी करने पड़ते हैं, ठीक है। और सेना के हारने के कारण से, सेना की थकान मान लेने के कारण से सिकंदर को वापस जाना पड़ा। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जाट जातियों के साथ युद्ध करते समय क्या हुआ, ये थोड़ा सा इनको चोट भी लग गई थी, कि ये थोड़ा घायल भी हो गए थे, है ना, इस वजह से वापस चले गए। और इसी क्रम में सिकंदर लगभग 19 महीने भारत पर लगातार आक्रमण करता रहा और अंततः वापस लौटते हुए इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कहाँ मृत्यु हुई इसकी, बेबीलोन में मृत्यु हुई। अब कोई कहता है कि चोट लग गई थी तो उसके जख्म भर गए थे, वो बहुत ज्यादा हो गए थे, इस वजह से मरा। कोई कहता है कि इसको इन्हीं के किसी साथी ने विश्वासघात करके मार दिया था। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, हमें नहीं पता। अब आते हैं हम सिकंदर के उत्तराधिकारियों पर। तो सेल्यूकस और
एंटीगोनस। ये दोनों के दोनों सिकंदर के उत्तराधिकारियों के रूप में जाने जाते हैं और दोनों ही अपने आप को इसका उत्तराधिकारी मानते थे। इनके मध्य एक युद्ध हुआ जिसे हम इप्सस का युद्ध कहते हैं, जो कि 301 ईसा पूर्व में हुआ। 301 ईसा पूर्व में जो ये युद्ध हुआ, इसमें सेल्यूकस की विजय हुई और सेल्यूकस ने एंटीगोनस को हरा दिया। ठीक है, दो नाम याद रखने हैं, सेल्यूकस और एंटीगोनस। अब दोनों के बीच में क्या होगा, एक समझौता हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि सिकंदर का जो राज्य था वो तो सेल्यूकस ने हथिया लिया पूरी तरह से। ठीक है, और अब 250 ईसा पूर्व में सेल्यूकस का पोता है एंटीओकस द्वितीय। एंटीओकस द्वितीय। ठीक है, इसके समय में डायोटोडस प्रथम, जो कि बैक्टीरिया का शासक था, और आर्सिक्स, जो कि पार्थिया का शासक था, ठीक है ना, इनके साथ युद्ध हुआ इसका। अब ये अपने अपने क्षेत्र में विद्रोह कर दिए, मतलब कि ये सब क्या है ना, ये सब सिकंदर के क्षेत्र में आते थे, बैक्टीरिया हो चाहे पार्थिया हो। लेकिन जब तक सेल्यूकस था तब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेल्यूकस का जब पोता आया तो कमजोर आदमी रहा होगा। तो आपने देखा है भारत इतिहास में भी कि जैसे अकबर के समय में बहुत बड़ा शासन था अकबर का, लेकिन जब उसके उत्तराधिकारी आए तो लोगों ने क्षेत्रीय विद्रोह करने आरंभ कर दिए और अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया। किसी ने बंगाल स्वतंत्र कर लिया, किसी ने महाराष्ट्र स्वतंत्र कर लिया, है ना, मराठा जिसे बोलते हैं हम। तो ऐसे ही सेल्यूकस का जो ये क्षेत्र था, या कहें कि सिकंदर का जो क्षेत्र था, जिस पर जब एंटीओकस नामक राजा बैठा जो कि सेल्यूकस का पोता था, तो उस समय बैक्टीरिया को डायोडोटस प्रथम ने और पार्थिया को आर्सेक्स ने पृथक करने का प्रयास किया और इस क्रम में इसने विद्रोह किया। अब बैक्टीरिया को आयराना का गौरव भी कहा जाता था। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ऐसी हिंदू कुश पर्वत और अस्कान के मध्य स्थित उपजाऊ भूमि के रूप में इसको जाना जाता है। डायोडोटस के साथ पार्थिया की संधि हुई और संधि में क्या हुआ कि यूथिडेमस प्रथम ने डायोडोटस द्वितीय को हराकर बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया, किंतु कुछ समय बाद सेल्यूकस के परपोते, अब सेल्यूकस का परपोता है डायोडोटस। वैसे तो ये जो मैं पढ़ रहा हूँ हो सकता है याद हो ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप वैसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बस इतना याद कर लेना है कि कौन कौन आया है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है नहीं ज्यादा खास। क्लियर हो गया? इसलिए बहुत, जब तक हम देखो, अब यही चीज है ना, ऐसे ही अगर हम अशोक को पढ़ते, ऐसे ही अगर हम मौर्य, अशोक, बिंदुसार, इनको पढ़ लेते तो समझ में आता ही नहीं हमको। तो इसीलिए डिटेल पढ़ना जरूरी होता है ना, और इनकी डिटेल पढ़ना हमारे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट है नहीं। तो प्रश्न आप लोगों के लिए इससे वैसे तो कुछ बनता नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ये क्रम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई बैक्टीरिया का संबंध किससे है, डायोडोडस का संबंध किससे है, बैक्टीरिया से है। आर6 का संबंध किससे है, वो पार्थिया से है। इस तरह का आप देख लीजिएगा। ठीक है, बस। एंटीओकस तृतीय ने यूथिडेमस द्वितीय को हराकर या पराजित करके अपनी सत्ता प्रारंभ कर ली और अपनी पुत्री का विवाह यूथिडेमस द्वितीय के पुत्र ड्रेमिटस से किया। ठीक है, अब ये सिर्फ क्रम आ रहा है कि कैसे मिनांडर आएगा। ठीक है, मिनांडर तक पहुंचने के लिए इतना है आपका, ये पढ़ लीजिएगा आप इसको। एंटीओकस तृतीय ने 206 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में भारत पर हिंदू कुश काबुल घाटी के मार्ग से आक्रमण किया। उस समय मौर्य वंश के राजा सुगब्रसेन थे। ये आप लोगों के लिए थोड़ा इंपोर्टेंट हो सकता है। मौर्य वंश के किस राजा के समय हिंदू कुश काबुल घाटी घाटी के मार्ग से एंटीओकस द्वारा आक्रमण किया गया, या ये कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हिंद यवन का पहला आक्रमण इस समय होता है अब। ठीक है, और उस समय मौर्य वंश के जो राजा थे सुगब्रसेन, उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर लिया, हार मान ली। ठीक, वहीं दूसरी ओर डेमेट्रियस ने सिंधु तथा भारत के पंजाब प्रांत पर आक्रमण किया और इस प्रकार शाकल को अपनी राजधानी बनाया। यवनों का राज्य मुख्यतः साकेत, जो कि फैजाबाद, अयोध्या हम कह रहे हैं, पांचाल जो कि रोहिलखंड में है, और मथुरा, पुष्पपुर जो कि पाटलिपुत्र, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। पुष्पपुर, ये भी याद रखना है आपको। हाँ, पुष्पपुर किसके नाम से जाना जाता है, तो पाटलिपुत्र। ठीक,
आदि स्थानों पर किया। यवनों का भारत में सबसे ताकतवर राजा मिनांडर था, और अब मिनांडर के बारे में ही थोड़ा सा आपको पढ़ना है। मिनांडर के अगर संबंध में हम बात करें तो मिनांडर के समय में नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, और नागसेन ने मिनांडर के संबंध में एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है, क्या लिखी है? मिलिंद पन्हो। ठीक है, ये पुस्तक है मिलिंद पन्हो। पुस्तक किसके संबंध में है? तो मिनांडर के संबंध में है। किसने लिखी है वो इम्पोर्टेंट है। नागसेन ने लिखी है। नागसेन कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है ना। इसकी राजधानी साकल में थी। इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से दीक्षा ली। उत्तर में काबुल, मध्य में बुंदेलखंड, पश्चिम उत्तर पश्चिम में मथुरा तक इसने अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसने काशी मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह बनवाया था, और ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि का प्रयोग भी किया था। ठीक है। ब्राह्मी को आपको मैंने बताया था जब हम हड़प्पा संस्कृति पढ़ रहे थे उसी समय की। ब्राह्मी जो है जैसे हिंदी लिखते हैं ना हम, तो बाएं से दाएं चलती है, और खरोष्टी जो है वो जैसे उर्दू लिखते हैं वो आपकी वैसे दाएं से बाएं को आती है। ठीक है। इसे भारत में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो नागसेन थे ना, उन्होंने इसको मिलिंद कहा है। ठीक है, और मिलिंद पन्हो लिखा है इसमें। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग कौन है? आपको पढ़ाया था मैंने। मौर्य वंश के अंतिम जो राजा थे बृहद्रथ, उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने बृहद्रथ को मार करके गद्दी हत्या ली थी। ठीक है ना। शुंग वंश के प्रतापी शासक पुष्यमित्र तथा उनके पौत्र वसुमित्र शुंग ने यवनों को कई बार पराजित किया, जिसमें मुख्यतः डेमेट्रियस प्रथम की पराजय का वर्णन मिलता है। तो ये नाम अब याद कर लीजिएगा आप, डेमेट्रियस प्रथम। ठीक है, इसको पुष्यमित्र शुंग और उनके पौत्र वसुमित्र शुंग ने हराया है। भारत की प्राचीन साहित्य मार्गिन संहिता के अनुसार ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगी कि जो ज्योतिष है, ज्योतिष विद्या जो है वो यूनान से ली गई है। क्योंकि उस समय में भारत की संस्कृति भी बहुत महान थी, लेकिन यूनान की संस्कृति भी कोई कम नहीं थी। आप खुद देख सकते हैं, जहां पर 300 ईसा पूर्व से पहले इतने प्रतापी राजा हो रहे हैं, तो वहां की आप सोचो कि कितनी महान संस्कृति रहेगी। भारत में तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा था उस टाइम पे। ठीक है। प्रसिद्ध गांधार शैली यूनान से आई है। ठीक है। और नक्षत्र तथा 7 दिन का विभाजन यूनान की ही देन है। 7 दिन मतलब कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ऐसा ये सब यूनान का है। तो ये देख लीजिएगा। ठीक है। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द आर्थियन सी। ठीक। ये लास्ट टाइम एक पेपर हुआ था यूटेट का, लास्ट टाइम नहीं उससे पहले हुआ था, उसमें पूछा गया था इसमें ये अर्थियन सी जो है इसका क्या मतलब है, तो ये लाल सागर कहलाता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम और कर्ण वंश के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा विराम देता हूं आप लोगों को, कोई प्रश्न अगर आप। अब हम बात करेंगे कर्ण वंश पर। देखिए, कर्ण वंश का जो आरंभ है वो 75 ईसा पूर्व से होता है, और 30 ईसा पूर्व तक यानी कि लगभग 45 वर्षों तक ही ये चलता है, अधिक ये नहीं चलता है। तो वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति शुंग, मैंने आपको शुंग वंश जब पढ़ाया था तो उसके सारे जो राजा थे क्रम से बता दिए थे, वो आप लोग देख लीजिएगा। अंतिम देखो, पहला कौन है अंतिम कौन है ये आपको याद होना चाहिए, और उसके बीच में कोई अगर बहुत मतलब कुछ खास काम किया है कोई व्यक्ति, तो उसके बारे में पता होना चाहिए।
अब कर्ण वंश के शासक देखो कौन कौन है। वासुदेव हैं, जिन्होंने स्थापना की इसकी, है ना, देवभूति सुंग की हत्या करके। भूमिपुत्र है, नारायण है और सुशर्मन है। ठीक है। अब सुशर्मन को सिमुख नामक एक जो कह सकते हैं कि व्यक्ति है, उसने मार करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो इसमें कर्ण वंश में ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है जो कि आप लोगों को याद जैसे करना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। वसुदेव को कण्वायन के नाम से भी जाना जाता है, ये बस नोट कर लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये चार राजा हैं कर्ण वंश के। कभी एग्जाम में ऐसा आ गया निम्न में से कौन कर्ण वंश का है, या कोई किसी वंश का नाम लेकर के पूछते हैं कि निम्न में से कौन इस वंश का नहीं है ना, तो ऐसे केस में आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लासिफाई करने में आसानी होती है। सातवाहन वंश की बात करते हैं, 30 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी तक, यानी बहुत लंबा शासन चला है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। लगभग 300 वर्ष तक शासन किया है इन्होंने, और 300 वर्ष कोई बहुत कम नहीं होते। सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके मगध के राज्य पर सातवाहन वंश की स्थापना की। कई लोगों का मानना है, कई इतिहासकारों का मानना है कि सातवाहन वंश जो है वो ब्राह्मण वंश था, लेकिन अब क्या सही है क्या गलत है इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन्हें दक्षिणापति कहा जाता था। ठीक है। इनका राज्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। इसके इनके द्वारा शासित राज्य को दक्षिणापथ की संज्ञा दी गई है। तो किसके राज्य को दक्षिणापथ कहा जाता है, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहता है, तो याद रख लीजिएगा कि सातवाहन वंश के जो राजा थे उनके द्वारा जहां पर भी शासन किया गया उसको दक्षिणापथ कहा गया, और जो राजा थे इसके वो दक्षिणाधिपति कहा जाता था उनको। दक्षिणापथ के अधिपति दक्षिणाधिपति। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा आप। प्रतिष्ठान आगे भी सुनाई देगा आपको। सिमुख की रुचि जैन, बौद्ध, चैत्य आदि सभी धर्मों पर थी। इनके राज्य को पश्चिम में शक, तो देखिए पश्चिम में शक, पूर्व में कलिंग के राजाओं से खतरा था। देखो ऐसे इसको बनाते हैं ना इनके राज्यों को, अगर हम ये बनाते हैं, ये हुआ पश्चिम, तो पश्चिम में कौन खतरा पैदा कर रहे हैं इनके लिए, शक। ठीक। और पूर्व में कौन है बताओ आपको, उड़ीसा आपको बताया था मैंने, कलिंग। ठीक है। कलिंग भाई सिर्फ अशोक के टाइम पे तो कलिंग हल्का पड़ा था, बाकी तो फिर रहा ही होगा ना खतरनाक। और ये कुछ विशेष बात है आपको याद रखने की, पूर्व में शक और पश्चिम में कलिंग थे, कलिंग के राजा थे, तो इन्हीं से इनको खतरा था, यही इनके प्रमुख शत्रु रहे होंगे। अब इनके राज्य को पश्चिम में शक और पूर्व में कलिंग के जो राजा थे उनसे खतरा था। इसके बाद पुराणों में आंध्र, जबकि अभिलेखों में इसे सातवाहन वंश कहा जाता है। तो आंध्र वंश भी कहते हैं इसको। ठीक है। पुराणों में कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश से निकला हुआ शब्द है आंध्र, और वैसे इनको सातवाहन वंश कहा जाता है। सिमुक के बाद इसके जो दूसरे राजा हैं वो कौन है, देखिए कृष्ण है। कृष्ण का जो शासन है वो 10 ही वर्ष चल पाया, तो कुछ खास तो कर नहीं पाए होंगे। सिमुक के भाई थे ये। इनका जिक्र नासिक के शिलालेख में मिलता है, जिसका निर्माण इसी के शासनकाल में करवाया गया होगा। सतकर्णी में आते हैं हम। अब ये शतकर्णी है, ठीक है, ये सलजम वाला शो है शतकर्णी। तो शतकर्णी प्रथम, इसे कौन कौन सी उपाधियां मिली थी ये देख लेते हैं पहले हम। दक्षिणापथ स्वामी इसको कहा गया। पश्चिमपति कहा गया, पश्चिम में भी राज्य था, महाराष्ट्र पश्चिम में आता है इसलिए। प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी, तो इसको प्रतिष्ठानपति भी कहा गया। अप्रतिहत चक्र का एक चालक इसको कहा गया। तो इसकी जो अंतिम जो उपाधि है ये आप लोग याद कर लीजिएगा, अप्रतिहत चक्र का एक चालक इसे कहा गया। ठीक है। इसने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ कराए, 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ कराया।
अब आपसे प्रश्न ये है कि जब मैंने आपको ऋग्वैदिक काल पढ़ाया था तो उस समय ये बताया था कि उस समय 5 भागों में बटा हुआ था, जो एक प्रकार से समाज जो हमारा था, 5 भाग मतलब कि 5 क्षेत्रों में बटा हुआ था भारत का जो राज्य था। उसमें किस क्षेत्र के जो राजा थे उन वो अश्वमेध यज्ञ कराया करते थे और किस क्षेत्र के राजा राजसूय यज्ञ कराया करते थे। और दोनों बता रखे हैं मैंने आपको कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था और राजसूय यज्ञ में क्या होता था, तो इसको रिकॉल कीजिए और अभी तो सुनिए क्लास को, बाकी फिर बाद में आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखो जो पढ़ा है वो भी आपको याद होना चाहिए। अब अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ शब्द आया है तो है क्या वो भी आपको पता होना चाहिए, बताया हुआ है। इससे मालवा शैली की गोल मुद्राएं चला सॉरी इसने मानव शैली की गोल मुद्राएं चलाई थी तथा रजत मुद्राओं पर अपनी पत्नी का नाम अंकित करवाया था। अब देखो बहुत ही टफ क्वेश्चंस आते हैं तब ऐसे प्रश्न होते हैं। अब ये प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा अगर आएगा तो कि सतकर्णी प्रथम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह कर्ण वंश का शासक था, सही है। इसे कौन सी उपाधि बताई अभी आपको मैंने ऊपर, अप्रतिहत चक्र का एक चालक कहा गया है, सही है। इसने अपनी पत्नी के नाम की मुद्राएं चलाई थी, सही है। इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं ना कथन वाले तो वहां पर ये प्रश्न आ सकता है कि इसने रजत मुद्राओं पर अपनी पत्नी का नाम अंकित करवाया था, बाकी तो ये ऐसा कुछ सीधे पूछे जाने वाला प्रश्न नहीं है। पत्नी का नाम था नयनिका, जो कि अंगीय वंश की राजकुमारी थी। इनके शासनकाल का प्रमुख स्रोत जो है वो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। क्या होता है एरिथियन सी का मतलब बताया मैंने आपको, लाल सागर। ये या तो सिमुक के पुत्र रहे होंगे या फिर उसके भाई कृष्ण का पुत्र होगा, लेकिन इस बारे में कोई कंफर्म उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। खारवेल, इनके समय में खारवेल जो है कलिंग के नरेश थे, जिन्होंने हाथी गुम्बा अभिलेख का निर्माण भी कराया है और इन्होंने सतकर्णी प्रथम को पराजित भी किया था। तो याद रखना है कि सतकर्णी प्रथम जो कि कर्णवंश कह रहा हूँ, सातवाहन वंश के जो राजा हैं उनका कलिंग के नरेश खारवेल के साथ युद्ध हुआ जिसमें कि सतकर्णी प्रथम की पराजय हुई थी। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा विशेष युद्ध जो होते हैं। अच्छा, खारवेल का नाम क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण करवाया था। ओके, नानाघट अभिलेख के अनुसार इनके शासक काल में ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान करने का साक्ष्य मिलता है। यानी कि ये लोग क्या कहते थे, शासकों को सॉरी ये ब्राह्मण को तथा बौद्ध भिक्षुओं को विशेषकर भूमि दान किया करते थे। इसका हम चलते हैं हाल पर। यह इस वंश का 17वां 17th शासक था, ठीक। लेकिन इससे पहले तो सतकर्णी प्रथम सेकंड भी आएगा ना, चलिए कोई बात नहीं। इसने 20 ईसा पूर्व से 24 ईसा पूर्व तक शासन किया और प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी इसने। गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना है आपको, हाल द्वारा लिखी गई है। और इसी के शासनकाल में वृत्त कथा कोश गुणाढ्य द्वारा रचित किया गया था। काकर जो संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है उसका निर्माण किया गया किसके द्वारा, सर्वनमन जो कि इनके दरबारी कवि थे, इनके द्वारा किया गया, ठीक है। फिर आते हैं हम गौतमी पुत्र सतकर्णी पर। मैं चाहूंगा कि आपसे एक कंटेंट थोड़ा मिसिंग है इसमें से, उसको आप नोट कर लें, ठीक है। उसे नोट कर लें आप, है लिख लीजिएगा प्लीज, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए सतकर्णी प्रथम के बाद दूसरे राजा जो आते हैं वो है आपके सतकर्णी द्वितीय, ठीक है, कर्णी सेकंड। ओके, क्योंकि देखो ऐसा है ना, कंटेंट पूरा होना जरूरी है। अब वहां पर ये नहीं था तो मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ इसको। तो सतकर्णी द्वितीय के बारे में क्या है, पहली बात तो इसका जो अभिलेख है वो हाथी गुम्फा सॉरी इसका जो वर्णन है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है या भेसला अभिलेख से मिलता है, ठीक। अब इसके समय में दो ग्रंथों की रचना हुई थी, काव्य मीमांसा
काव्य मीमांसा, और दूसरा ग्रंथ था आपका कामसूत्र। काव्य मीमांसा और कामसूत्र, दो ग्रंथ इसके समय में लिखे गए थे, ये आप लिख लीजिएगा। बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है इसके बारे में, इसीलिए थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट में नहीं दिख रहा है आपको। आते हैं हम अब गौतमीपुत्र सतकर्णी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि सतकर्णी द्वितीय के बारे में, तो याद रखना है कि सतकर्णी द्वितीय के बाद आता है हल, और हल के बाद आता है आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी बहुत प्रतापी राजा कहे गए हैं, माने गए हैं इसके। इन्होंने कई सारी उपाधियां धारण की हैं। इन उपाधियों में कौन कौन से नाम हैं, देखिए मैं बोल देता हूँ आपको, यहाँ पर लिखे हुए नहीं है फिर भी। सबसे पहले तो है राजा गज की उपाधि इन्होंने ली, ठीक है। फिर ली विंध्य नरेश की उपाधि। एक और उपाधि थी इनकी वेण कटक की, वेण क ट क, वेण कटक की उपाधि इन्होंने ली थी, ठीक है। इसके बाद लिख लिए होंगे आप लोग, है ना। इन्होंने एक और उपाधि धारण की, वो थी अद्वितीय ब्राह्मण की। लिखिएगा अद्वितीय ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण लिख लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो ये उपाधियां इन्होंने कुछ धारण की थी, और इन्हें, इनके संबंध में एक और चर्चा है, इन्हें त्रिसमुद्र तोय, लिख लीजिएगा इसको, हाँ, पितावाहन भी कहा जाता है, ठीक। इसका अर्थ क्या होता है? त्रि मतलब होता है तीन, समुद्र मतलब तो समुद्र जानते हैं आप, ठीक। तो जिसकी सेना ने तीनों समुद्रों तक अपना विस्तार किया था, यानी कि तीनों समुद्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, वो व्यक्ति, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? इन्हें पहले तो त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन भी कहा जाता है। देखो, जो इस प्रकार की विशेष उपाधियां होती है ना, ये तो आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। तीन समुद्र कौन कौन से हैं? तो देखो, ये अगर भारत की बात करें हम, ये भारत अगर आपका है, तो यहाँ पर आपका अरब सागर पड़ जाता है, यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है ना, और इसके नीचे क्या आपका हिंद महासागर। तो तीन समुद्रों तक इसका क्या था? शासन था, क्योंकि ये तो वैसे भी दक्षिण तक सीमित थे ना ये लोग। दक्षिण के क्षेत्र में इन्होंने यहाँ भी अपना शासन स्थापित कर रखा, शासन मतलब कि अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बौद्ध संघ को दान देने की प्रथा चलाई थी, ठीक है, जिसमें कि गांव दान किया करते थे, तो काफी दानी व्यक्ति भी इनको माना गया है। अच्छा, एक और उपाधि इनकी है, सॉरी थोड़ा रुक रुक के बता रहा हूँ आपको मैं, भाई कंटेंट बहुत अधूरा सा लग रहा है मेरे को तब। वर वरण, वर वरण विक्रम चारु विक्रम, विक्रम, ये भी उपाधि इनकी है, वर वरण विक्रम चारु विक्रम, ठीक है। तो चारु मतलब क्या होता है? आपका हाथी होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी जो चाल है वो हाथी के समान हो। और हाथी की चाल कैसी है? मदमस्त होती है, आपको बताइए कि हाथी कहीं चलता है तो वो डरता नहीं, फिर मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मतलब जहां चले गए तो फिर वहां पर बिल्कुल दबंगों की तरह चलना है, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए, अरे आ ही गया नीचे, मैं नीचे पलटा नहीं था, तो ठीक हो गया। तो ये उपाध्याय देख लीजिए आप, लिखा ही हुआ है ये, त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, और वर वरण विक्रम चारु विक्रम, वेण कटक, ठीक है। इनकी माता का नाम बालश्री था, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। इसने अपने शासन काल में शक, पहलव, यवनों आदि को पराजित किया। तो सोचिए आप, शक, पहलव और यवन तीनों विदेशी शासक हैं, और तीनों को इसने हरा दिया था, ठीक है। तो भारतीय शासक था सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र सतकर्णी, और जिसने क्या किया था? इतने महान और कहें कि एक प्रकार से आक्रमणकारियों को हराया था। एक युद्ध में इसने शक शासक नहपाल को भी हरा दिया था, ठीक है। तो याद रखना है कि शक शासक जो है नहपाल, इसका युद्ध हुआ था किससे? सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी, सॉरी गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। तो देखिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है इस वंश का सबसे प्रतापी राजा है, और
उसकी बहुत सारी उपाधियां हैं, आपको उपाधियां याद करनी है, बहुत डिटेल याद नहीं करनी है आपको। जब आप इतिहास पढ़ते हैं खुद से भी तो आप याद रखना, किसी वंश के किसी वंश के पहले राजा जिसने स्थापना की हो वंश की, और अंतिम राजा जिसको मार करके किसी दूसरे वंश की स्थापना की गई हो, उनका नाम याद रखें। उसके बाद उस पूरे वंश के जितने भी राजा रहे हैं उनमें से किसी ने कोई विशेष उपाधि धारण की तो उसके याद रखें। किसी राजा का किसी विशेष प्रकार के अभिलेख से संबंध हो या फिर साहित्य से संबंध हो, उसको भी याद रखें आप। और किस किस से कहाँ कहाँ पर युद्ध हुआ है, और युद्ध भी इंपॉर्टेंट वाले, ऐसे नहीं कि सभी याद कर ले रहे हो, है ना। तो ऐसा करना है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना चाहिए। बौद्ध संघ को दान दी गई भूमि को अजकालकीय ग्राम कहा जाता था, ठीक है। और इसी प्रकार से काले के भिक्षुकों को दान की गई भूमि को करंजक ग्राम कहा जाता है। ये करंजक होगा, ठीक है, ये करंजक है, कौकली करंजक, करंजक ग्राम कहा जाता था। तो अजकाल की ग्राम क्या है? अजकाल की ग्राम बौद्ध संघ को दान की गई भूमि है, जो कि सातवाहन वंश के समय में दान की गई थी, स्पेशली गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा। और करंजक ग्राम क्या है? तो ये कार्ले के भिक्षु जो थे, है ना, उनको दान की गई भूमि को कहा जाता था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अब ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो ही रहा होगा मे बी। इसे नासिक जिले में वेणकटक नामक नगर की स्थापना कराई, ठीक है। वेणकटक तो इसकी उपाधि भी थी, और इसी नाम से इसने एक नगर की स्थापना भी कराई थी, याद रखना है। शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने इसके शासनकाल के उपरांत इसी के सेनाओं को 2 बार पराजित किया। तो अब इसके शासनकाल के उपरांत बोल रहे हैं, उपरांत 2 बार किसने पराजित किया? रुद्रदामन प्रथम ने। तो रुद्रदामन प्रथम शक शासक था, ठीक है। इसने किसको पराजित किया था? नहपाल को। और उसके बाद नहपाल का बदला लेने के लिए कौन आया फिर? रुद्रदामन प्रथम आया, जिसने इनको पराजित किया और अपने शासन को बढ़ाया। अब आते हैं हम वशिष्ठी पुत्र पुलवामी पर, और ये अंतिम टॉपिक होगा हमारा, क्योंकि इसके बाद तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम कल से गुप्त वंश पढ़ेंगे। वशिष्ठी पुत्र पुलवाम पुलमावी 130 से 154 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। और पुराणों में इसे पुलोमा सतकर्णी भी कहा गया है, तथा टॉलमी द्वारा इसे सिरो पोलीमेओस भी कहा गया है। ये नाम जो विशेष नाम होते हैं याद कर लीजिएगा, मैं बता चुका हूँ, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह इस वंश का सर्वशक्तिशाली शासक कहा जाता है। यह प्रथम आंध्र सम्राट के नाम से भी विख्यात था। इसने दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की। इसके शासनकाल में रुद्रदामन ने 2 बार आक्रमण किया। इन दोनों युद्ध में रुद्रदामन ने वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को हराया था, ठीक है। इसे नवनगा की स्थापना की। इसने इसने नवनगा की स्थापना की। नवनगा, नगा मतलब शक्तियां, ठीक है, जिनको 9 शक्तियों के रूप में जाना जाता है। हम मान सकते हैं कि जो 9 दुर्गा होती हैं उसकी तरह से इसने ऐसा किया होगा, ठीक है। इसने अपनी पुत्र शिव श्री सतकर्णी का विवाह रुद्रदामन शक के राजा की पुत्री से किया था, ठीक है। तो अब रुद्रदामन से 2 बार तो हार गया था ये ऑलरेडी, तो इसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया रुद्रदामन से, और इस प्रकार से क्या है, विवाह संबंध द्वारा इसने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर ली। अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों तरफ वेष्टनी यानी संगमरमर का निर्माण कराया, ठीक। और इसने सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्र भी अंकित किया। तो ये था आपका वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इसके बाद शिव श्री सतकर्णी आते हैं, नाम देख लीजिएगा, शिव श्री सतकर्णी। तो सतकर्णी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सतकर्णी, शिव श्री सतकर्णी ये आते हैं इसके बाद। और यज्ञ श्री सतकर्णी, यह व्यापार व जलयात्री का प्रेमी था, और इसके सिक्कों में जहाज के जैसे मिलते। तो इंपॉर्टेंट यह है कि इसके यज्ञ श्री सतकर्णी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सिक्कों में जहाज के चित्र मिलते हैं। इससे प्रमाण मिलता है कि ये जल यात्रा करने का प्रेमी था और घूमते रहता होगा शायद, है ना। और साथ ही साथ ये इस वंश का अंतिम राजा था। तो इससे भी इंपॉर्टेंट कि इसके सिक्कों में कुछ मिलता है, उससे ही महत्वपूर्ण है कि ये अंतिम राजा था। तो पहला राजा कौन था सातवाहन वंश का? सिमुक था। और अंतिम राजा कौन है? यज्ञश्री सतकर्णी है। इससे इसने युद्धामन के राज्य को अपने साम्राज्य में
शामिल कर लिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम अ, ये कंटेंट तो हमारा पूरा हो गया है, अब हम पढ़ेंगे गुप्त वंश। ठीक है, तो कल से हमारा जो डिस्कशन है वो गुप्त वंश में चलेगा। देखो आज की क्लास में कई सारे चीजें ऐसी थी जो शायद मैंने ऐसे ही आगे बढ़ा दी, तो वो आप इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैं ज्यादा उसमें समय वेस्ट वेस्ट नहीं किया, ना ही उस पर ज्यादा लिखवाया था। ठीक है ना, तो जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखवा रखा है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।